नमस्कार जिंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। और बड़ी खबर में आज हम बात करेंगे उस दिन की जिसको लेकर के ये माना जाता है कि बहुत बड़ा एम्प्लॉयर है, सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। हम एमएसएमई की बात कर रहे हैं। 2017 में आज ही के दिन को मुकर्रर किया गया था अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई डे के रूप में। आज भी अगर हम बात करें तो दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाइए, बड़ा कंट्रीब्यूशन है खासकर रोजगार का। सरकारी नौकरियां अब नहीं होती, अब तो पॉलिटिकल पार्टीज भी कहते हैं कि नौकरी के अवसर प्रदान करेंगे। अब नौकरी नहीं काउंट करते, नौकरी के अवसर की बात की जाती है। और ईएसआई पीएफ के जो खाते होते हैं प्राइवेट सेक्टर के होते हैं, खासकर एमएसएमई को अगर मैं काउंट करना चाहूं तो 65 से 70%, 80% के आसपास उनका अपना एम्प्लॉयमेंट है। और उन आंकड़ों को ही आज पब्लिक डोमेन में बताया जाता है कि इतने लोग रोजगार हुआ है उन लोगों का। तो चले हमारे साथ ऑल इंडिया एमएसएमई फेडरेशन के पूर्व चेयरपर्सन मगन भाई पटेल अहमदाबाद से जुड़े हैं। अलका बत्रा जी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं, 40 और फिक्की फ्लो की पूर्व चेयरपर्सन हैं। अजय गुप्ता जी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। मैं मगन भाई आपके पास आना चाहूंगा सबसे पहले। और सबसे पहले एमएसएमई से जुड़े उन तमाम लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं जो इस दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने हुनर के रूप में, अपने कर्मचारियों के चेहरे पे खुशी के रूप में। आपके मैं कई आर्टिकल भी पढ़ रहा था, काफी काम किया आपने एमएसएमई को लेकर के। और एमएसएमई में खासकर मैं जो आर्टिकल देख रहा था आपने वाकई लोकल फॉर वोकल पे जो फोकस करने की कोशिश की और किया भी आपने, चाहे वो कुटीर उद्योग हो, खादी उद्योग हो, इनको लेकर के भी आपने काफी लड़ाई लड़ी है। आज क्या कहना आपका इस दिवस को लेकर के कि हम सही दिशा में चल रहे हैं, कुछ गुंजाइशें हैं? आज जो उसका जो अभ्यास हमने किया है आज तक का, जो भारत सरकार से हमने बहुत सब्जेक्ट पर जो माइक्रो एसएसआई, खादी ग्रामोद्योग एंड कॉटेज इंडस्ट्री, ये 4 सेक्टर में बहुत आज जो दिक्कत है, जो क्या प्रॉब्लम है, खास करके मार्केटिंग का प्रॉब्लम है, दूसरा फाइनेंस का प्रॉब्लम है। और क्योंकि जो ये लोग छोटे हैं तो उसको हम सहकारी मंडी में जोड़ने का कोशिश कर रहे हैं। जो रॉ मटेरियल है वो उसको मिलने के बहुत प्रॉब्लम है। समझो कि आयरन स्टील है तो पिगाइन है, अगर तो यान है, अगर तो प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स है, तो ये क्वांटिटी में ले नहीं सकते। तो पहले हमारे वहाँ गुजरात स्टेट में एक जो मार्केटिंग कॉरपोरेशन हमने चलाया था, मगर बंद हो गया। जो छोटा काम, जो छोटी प्रोडक्ट जो बनाता है गांव में, तो बिल्कुल हमारा जो प्रोडक्शन बंद हो गया है। कोई इंडस्ट्री रूरल एरिया में अभी बची नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है सर, मार्केटिंग का नहीं है, रॉ मटेरियल्स वहाँ से उसको मिलता नहीं है, क्वांटिटी लेना पड़ता है, सिटी में आना पड़ता है। मार्केटिंग का मेन प्रॉब्लम है। फिर दूसरा प्रॉब्लम जो हमने 1994 में नरसिंह साहब के घर पर जो मीटिंग थी, उसमें मैंने प्रेजेंटेशन किया था कि भाई ये जो लोग है उसको मार्केटिंग में डिले पेमेंट की जो वो बात मैंने तब रखी थी 94 में। छोटे आदमी का पेमेंट आता ही नहीं है, कोई उसका भाव ही नहीं पूछता है। जो रूल्स बनाए उसका डिले पेमेंट में 94 से आज तक तो सही तरह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। तो फंडिंग की मेन बात होती है, छोटे लोगों का इतना प्रॉब्लम हो जाता है। तो हमने सरकार को जो उसको टर्नओवर की जो नायक कमेटी का जो रिकमेंडेशन है 20% उसको लोन मिलनी चाहिए, वो भी बैंक उसको देती थी सब। दूसरा मैं जो बोलूं तो मेरे पास 3-4 लोग अभी आए थे, प्राइवेट बैंक में जाते तो 16-17% ब्याज लेती है जो प्राइवेट बैंक है। और एक अभी जो डिफॉल्टर मेरे पास आया तो उसने बोला कि साहब मेरे लोन भर देनी है, मेरा हाउस बेच के लोन भर देनी है। तो उसका कोई 80 लाख की लोन थी, बहुत अच्छा क्वालिफाइड लड़का था। तो उसने बोला हमारा हाउस बेच देना है और हमें को लोन भर देनी। तो प्राइवेट बैंक 4% उसको पेनल्टी करती, तो 16% 4% क्या हो गया? तो ये क्या करेगा, काम कैसे करेगा? तो ये प्रॉब्लम है। जो लार्ज स्केल को कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो आज 100 रुपये का शेयर 1000 रुपया में बेच सकता है, उसको कोई लायबिलिटी है नहीं। माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री, मीडियम तो अभी कमा सकती है, हम भी सब मीडियम में है। 100-200 करोड़ टर्नओवर करने वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो ऐसा बोलता हूँ कि उसको कोई इंसेंटिव देना नहीं चाहिए, उसके पास प्रॉफिट है,
वो लोग 5-5 करोड़ का हाउस ले सकते हैं, 1-1 करोड़ की गाड़ी ले सकता है, तो उसको 10% पर उसको इंसेंटिव देने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो आगे डेवलपमेंट होता ही है। उसको ये जो इंसेंटिव आता है उसको कुछ नहीं, कहाँ भी वो उसको खर्च कर देता है। जो छोटे लोग है उसको हमने सरल करना है। हमारे 6 करोड़ यूनिट जो देश में एमएसएमई है, इसमें 4 करोड़ माइक्रो स्मॉल जो यूनिट है एमएसएमई में, जो मीडियम स्केल फक्त 1.5 करोड़ है। बाकी के 4.5 करोड़ यूनिट रूरल डेवलपमेंट। आप राजस्थान देखो, यूपी देखो, बिहार देखो, साउथ में जाओ, नॉर्थ ईस्ट में, कहाँ भी जाओ, रूरल बिल्कुल कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं, सब लोग सिटी तरफ आ गए सब, क्योंकि रोजगारी नहीं मिलती है वहां। तो जी एक पशुपालन, डेयरी उद्योग के सिवा कोई उद्योग रूरल में रहा जी नहीं है, मेरा जी सर्वे है। बिल्कुल। मगन भाई, मैं वापस आपके पास में लौटूंगा। आपने बहुत ही पते की बात कही है कि हमें इस सेक्टर में भी हमने कुछ डिवीजन किया है नीचे की। वाकई मैं कहूंगा कि अंत्योदय योजना को लेकर के इस तरफ ये जोड़ा जाता है कि जो जैसे नरेगा की तरह पहले अंत्योदय अभियान चला था उस टाइप से मानिए, या फिर खाद्य सुरक्षा से जुड़ते हैं, वो नहीं है। अंत्योदय वही है कि वास्तव में एमएसएमई भी नीचे के तबके पे जो अंतिम व्यक्ति है उसकी भी सुध लेनी चाहिए। अपने बहुत ही पते की बात कही है, उसका ध्यान रखना चाहिए, उसे फंडिंग देनी चाहिए, क्योंकि वो एक बड़ा एम्प्लॉयर बन रहा आपका। और 2030 तक मैं रिपोर्ट देख रहा था कि 6.5 करोड़ रोजगार के एमएसएमई है, यस। एमएसएमई में आपको आवश्यकता पड़ेगी, और वो जरूरत भी है, क्योंकि आप उनको मजबूत करने की जरूरत है। आज केवल आज के दिन की बात है, यानी हम और अजय गुप्ता जी अक्सर जुड़ते हैं कई बार, तो इस बात की चिंता भी करते हैं। बजट को लेकर के भी हमारे साथ अलका जी भी जुड़ती हैं, एनालिसिस भी करते हैं। खासकर कॉर्पोरेट सेक्टर का अपना एक अलग है कि बड़े व्यापारी हैं, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, लेकिन आज भी सबसे बड़े आपके टैक्स पेयर, आपके एम्प्लॉयर वो एमएसएमई यूनिट हैं। तो चले, मैं अलका जी का रुख करना चाहूंगा। मैम, अभी मगन भाई ने बहुत ही अच्छी बात और पते की बात कही है, कब से इनका एक लंबा एक्सपीरियंस है, और फेडरेशन के फॉर्मर चेयरपर्सन भी रहे हैं ये, और अभी भी काफी लोगों के लिए ये काम करते रहते हैं। सलाह देना, उनके लिए काम करना, उनके लिए लीगल लड़ाई लड़ना। क्या लगता है आपको कि वास्तव में गवर्नमेंट ने पहले से काफी कुछ स्मूथ किया है, या भी और कहीं कुछ गुंजाइश है जिसे दुरुस्त करना चाहिए? एमएसएमई की मूल जो प्रॉब्लम्स है उन्हें सॉर्ट आउट नहीं किया गया? बिल्कुल मगन भाई ने बिल्कुल सही प्रश्न उठाया है और अभी भी मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इस पे बहुत कुछ करना बाकी है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो एमएसएमई मतलब माइक्रो एंड स्मॉल 25% जो है वो अपने जीडीपी में ऐड करते हैं। 25% हमारी जीडीपी की स्टेट की उसमें यस। एमएसएमईज ऐड करते हैं और ऑलमोस्ट 92 लाख पीपल आर एम्प्लॉयड ऑन विद दिस सेक्टर। तो आप अभी जैसे फिगर बता रहे थे कि इतने करोड़ों लोगों को ये और एम्प्लॉयमेंट देने की बात है, पर सरकार की तरफ से रूल्स रेगुलेशंस तो बहुत बना लिए हैं, लेकिन सिस्टम की वजह से जो फंडिंग की वाली बात है वो भी बहुत इसमें भी आई थिंक अभी गैप है। अपार्ट फ्रॉम दैट फंडिंग के अलावा जो पेमेंट्स आते हैं इनके, जब अपन परचेज कर लेते हैं, परचेजिंग के बाद या काम करने के बाद जो इनके पेमेंट्स होते हैं उसमें भी डिले होता है, और डिले सरकारी तंत्र की तरफ से भी होता है और बिग कॉर्पोरेट्स की तरफ से। जैसे स्मॉल यूनिट्स हैं जो कि बिग कॉर्पोरेट्स को अगर कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं तो उनकी तरफ से भी पेमेंट आने में काफी लंबा टाइम लग जाता है। और आप ये सुनते ही होंगे, अभी भी आपने हर महीने 2 महीने में एक बार आपको खबर मिली जाती होगी कि एक व्यापारी ने सुसाइड कर लिया बिकॉज उसके ऊपर इतना कर्जा हो गया था, उसको पैसा नहीं दिया गया या नहीं किया गया। तो कई बार ये जो माइक्रो वाले जो अपने इंडस्ट्रीज अगर हम कहें तो वो इससे फ्रस्ट्रेट होके सुसाइड तक कर लेते हैं या काम करना छोड़ देते हैं या बंद कर देते हैं, क्योंकि उनके पास फंडिंग के लिए पैसा नहीं होता। तो फंडिंग इज अ बिग प्रॉब्लम। One, they are not getting the fund. Apart from that, they're not getting their payment on time, which is actually a hindrance to develop this sector, especially from the government and big corporate houses. तो वो लंबा चलता है। कुछ कॉर्पोरेट हाउसेस जैसे हम लोग भी जानते हैं 20-25 साल से काम कर रहे हैं कि उनके यहाँ पे सरकारियों की तरह 2-2 3-3 महीने आपका पेमेंट आने में लग जाता है। लंबे सिस्टम्स होते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी कुछ कॉर्पोरेट हाउसेस के, तो ऐसा लगता है कि आप इसकी जगह काम करना ही छोड़ दें। और 3-4-5 महीने से ज्यादा कौन स्टैंड बाय रख सकता है पेमेंट? आप देखिए, जो भी अगर स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज की बात करें, अगर किसी का 1-2 करोड़ का पेमेंट भी अटक जाता है तो उससे उसका काम, उसका डेवलपमेंट रुक जाता है। तो उसके ऊपर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि पैसा जो है, पैसे का काम पैसे से होता है। वो लिक्विडिटी भी आप उसको कहते हैं कि अगर वो सर्कुलेशन में मनी रहती है तो काम होता ही है, और उसी को एक सबसे बड़ा आधार होता है। मैं अजय गुप्ता जी के पास में जाना चाहूंगा।
सर काफी बार हम चर्चा भी करते हैं, बड़ी अच्छी बातें भी निकल करके आ रही हैं। पहले जैसी स्थिति नहीं है, बहुत बेहतर हुई है, लेकिन अभी भी काफी गुंजाइश है जो सरकार को करनी चाहिए। मैं एक बात जानना चाहूंगा आप तीनों से ही, मैं अजय जी से पहले। अक्सर ये माना जाता है कि गवर्नमेंट का अगर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है या लैंड जहां से आपको मिलती है वो डिपार्टमेंट है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम है, राजस्थान में रिको है। फायदा ये होता है कि आपके अभिभावक के रूप में उस डिपार्टमेंट की ड्यूटी होनी चाहिए, वो संभालना चाहिए। अगर किसी व्यापारी का ध्येय और वो अपनी ईमानदारी के साथ में काम करना चाहता है आपके प्रदेश के लिए, वो कुछ लोगों को रोजगार के अवसर दे सकता है, वो अपना टैक्स में इजाफा करने के लिए वो सक्षम है, तो एक तो चोर की दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। एक ये है कि बस ये आ गया तो इसको हम निचोड़ डालें। कितने तरह के राइडर्स हैं, आज ये पॉलिसी लेके आइए, आज वो लेके आइए, ये क्लियरेंस लेके आइए। एक बार मैं चर्चा कर रहा था, काफी लोग जुड़े हुए थे बजट के दरमियान, स्टेट बजट था, कि कुछ तो ऐसे क्लियरेंस के लिए हमें कहा जाता है जिसका कोई औचित्य नहीं है, क्यों करवाया जाना चाहिए वो। तो सर लगता है आपको छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इंस्पेक्टर डंडा घुमाता आ जाता है और मजबूरी व्यापारी की होती है, उसे खुश करके भेजना ही होता है। ये चीजें चल रही हैं आज भी। सर ऐसा है, देखिए 2-3 चीजें हैं। प्रॉब्लम क्या है कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एमएसएमई के लिए दुनिया भर की चीजें ऑनलाइन कर दी और रोज एक नया एमएसएमई पोर्टल आ जाता है। पहले डीसीएमएसएमई की एमएसएमई की खाली एक पोर्टल थी, अभी आप डीसीएमएसएमई की देखेंगे तो 34 पोर्टल्स हैं, 34 पोर्टल्स हैं और सब कुछ ऑनलाइन है कहने को। तो अभी यहाँ पर कैबिनेट सेक्रेटरी से गोविंद साहब आए थे, इसलिए आरआईसी मीटिंग थी, मुझे बुलाया गया कि साहब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज डूइंग बिजनेस करना चाहती है, बताइए इसमें क्या करें। तो मैंने कहा साहब एक बार बताइए, जब आप सारा ऑनलाइन कर लेते हैं और मुझे एक मेरा डॉक्यूमेंट सब कुछ ऑनलाइन है, मेरा जीएसटी नंबर है, मेरा सब कुछ है ना, उद्यम आधार है, सब कुछ है, मेरा उद्यम आधार है, जीएसटी है, पैन है, सब कुछ तो सरकार के पास है, तो मुझे वही डॉक्यूमेंट बार बार 30 जगह क्यों डालने पड़ रहे हैं? पूरे विश्व में ऐसा काम नहीं है। दूसरा, एमएसएमई इतना आईटी सेवी है ही नहीं, उसको पहले तो उद्यम लाओ, फिर राजस्थान में करो तो एसएसआईटी बनाओ, फिर बेरान बनाओ। मतलब आदमी को एक फुल टाइम आईटी का एक्सपर्ट चाहिए। मैं खुद आईटी कंपनी चलाता हूँ, मतलब कई बार तो मेरा स्टाफ तंग हो जाता है कि भाई इतना आईटी कैसे आएगा। तो आप सोचो जो माइक्रो स्मॉल है उसके लिए तो आप सोचो इतना आईटी करे, वो हाथ जोड़ लेता, भाई मुझे जाना ही नहीं है, मेरे को ऐसी की तैसी करवाओ। सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ये समस्या क्या है कि जो बड़े बड़े कंसल्टेंट अपॉइंट किए गए वो माइक्रो स्मॉल के हिसाब से काम ही नहीं करते। वो समझते हैं कि सब देश में सब बड़े बड़े एलएनटी बन गए, तो माइक्रो स्मॉल की बात करना बेवकूफी है सर। मैं कह रहा हूँ बात करना बंद कर दीजिए। मैं तो इतना नाराज हुआ आज कि एमएसएमई डे पे मैं बात भी नहीं करना चाह रहा। स्कीमें खूब बना लीजिए और सब ऑनलाइन कर दीजिए। इतना ऑनलाइन है क्या किसी को? नहीं है। दूसरी समस्या वर्किंग कैपिटल की भयंकर समस्या है। सरकारी डिपार्टमेंट एमएसएमई में 45 दिन का पेमेंट का बिल्कुल कानून है, एमएक एक्ट है। एमएसएमई फैसिलिटी काउंसिल जयपुर में, राजस्थान में 14 है, एक एक में 4-4 हजार केस लगे हुए हैं। आपका 4 साल तक नंबर नहीं आएगा और 90% केसेस सरकारी डिपार्टमेंट के खिलाफ है। तो भाई सरकारी आईएएस अधिकारी जो बनाते हैं उनको तो आप ट्रेनिंग दे दो कि 45 दिन में या तो आप वापस कर दो या शिकायत कर दो, बिल वापस ले लो या फिर आप पेमेंट कर दो। तो आप किसको मजाक बना रहे हो भाई? मेरे तो समझ नहीं आ रहा मजाक किसका कर रहा है। आप चले चल जाओ, जो आज कितनी कंपनियां दिवालिया हो गई क्योंकि उन्होंने सरकार से काम कर लिया, उनको पेमेंट नहीं आए और कोई शिकायत भी नहीं आई। अब 4 साल तक वर्किंग कैपिटल आपको फंसी हुई, आपने लगा दिया, पैसा आएगा नहीं, क्या कर लोगे आप? एमएसए फैसले उसके बाद भी कोई जरूरी नहीं है कि उस फैसले की कोई पालना कर ले। तो ये सब एक तरह से धोखाधड़ी के कानून है। मुझे आज ये कहना पड़ेगा आपके प्लेटफॉर्म पे कि बेकार है सर। आज आप देखो राजस्थान सरकार में मैं 3 साल से काम करता हूँ, उद्योग विभाग में किसी को बैठा रखा है, अंडरस्टैंड बड़ी बड़ी कंपनी बैठ जाती है, उनको ग्राउंड रियलिटी नहीं पता। जो अभी कह रहे थे आप मंगल जी, उनको गांव की या माइक्रो स्मॉल की ग्राउंड रियलिटी पता ही नहीं है कि वो आदमी कैसे अपना बिजनेस चला रहा है। आप समझ रहे हो सब कुछ आईटी। दूसरी समस्या, अब आपने क्योंकि जीएसटी 18% है, अच्छा बिल आपको जीएसटी का देना पड़ेगा, पीआई तो खत्म हो गया। अब मैंने कोई गुड सर्विस दी, मैंने 18% का घर से और लगा दिया। अब मान लो मेरा 10 लाख का बिल है तो मेरा 11,80,000 का बिल आपके पास पड़ा है। आपकी कोई नियत नहीं है। जो अलका जी कह रही, बड़ी कंपनियां भी बैक टू बैक देती है। बड़ी कंपनी क्या करनी है, सरकार से काम लेके हमारी जैसी कंपनी को दे देती है और उनका अधिकार हम जानते ही नहीं अजय गुप्ता जी कौन है। तो मेरे 1,80,000 तो घर से लग गया और 3 साल तक पेमेंट नहीं आएगा। तो क्या वर्किंग कैपिटल? अच्छा बैंक वाला कहता है साहब आपको तो 1 महीने में मैं तो 2 महीने की वर्किंग साइकिल पकड़ूंगा। बैंक वाला समझने को तैयार नहीं है, बोला डेटा लिस्ट लाओ, स्टॉक लाओ। अरे डेटा लिस्ट किसके लाऊं यार? 2 महीने में तो कैसे पेमेंट आता ही नहीं है भाई, आता ही नहीं है।
मेरी बैंक की लिमिट है, मैं कंसल्टेंसी कंपनी चलाता हूँ, बहुत बड़े लेवल पे कॉन्ट्रैक्ट लेता हूँ। मैं बैंक से कहता हूँ कि मेरी नेगेटिव कैश फ्लो है, तो कहता है कैसे आपको, तो मैंने कहा भाई मेरे तनख्वाह लग रही है, जीएसटी लग रही है, एसआईपीएफ लग रहा है, बिजली लग रही है, ट्रैवलिंग लग रही है, उसके बाद आप कह रहे हो 3 महीना, मैं कह रहा हूँ 3 महीने के 6 महीने पेमेंट नहीं आ रहा। अब इस जी। स्थिति में आप समझाइए, मेरे समझ नहीं आ रहा। अच्छा, प्लस मेरे जैसे आईटी सभी आदमी सारा दिन मैं कंप्यूटर पे रहता हूँ, उसको डिफिकल्टी होती है कि वो 34 वेबसाइटों में जाके और भारत सरकार, राजस्थान सरकार की इतनी वेबसाइट जाके हर जगह नया अकाउंट बनाए। तो अभी मैंने इंस्टीट्यूट बिजनेस में काम, मैंने कहा, तो वो बोले अजिताभ शर्मा जी, बोला आप तो सही कह रहे हो। मैंने कहा एक बात समझाओ भाई साहब, आप चीजों को फैसिलिटेट करो। अब आप एनवायरमेंट की बात कर लें, मैंने कहा एनवायरमेंट पर आप सीटीओ सीटी करते हो, तो आप ये बताओ नहीं, ये टेक्नोलॉजी ले ले भैया, ये टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट कर दे और ये सीटी हो गया। आप टेक्नोलॉजी नहीं बता रहे उसको, आप खाली पैसा ले रहे हो, एनवायरमेंट नहीं सुधर रहा उससे। आप कैटेगरी वाइज ये बताइए, तेरी कैपेसिटी के लिए आपको ये एनवायरमेंट के इक्विपमेंट लगाना है, ये होना चाहिए पॉलिसी एनवायरमेंट डिपार्टमेंट में काम, वो कोई नहीं करता। तो इसलिए पूरा एनवायरमेंट बिगड़ा हुआ है। आपका पीएमआई, क्योंकि पीएम कहते हैं पूरे देश की स्मार्ट लगी हुई है, क्योंकि और सबके सीटी और सिटी के बिना तो फैक्ट्री चला ही नहीं सकते। तो भी हो क्या रहा है, आप खाली पैसा लेने की मशीन। फायर, आग लग रही है, फायर एनओसी हो रही है, उसके बाद मैंने कहा फायर का बताओ कि ये इक्विपमेंट लगा। उन्होंने क्या किया, एक जनरल इक्विपमेंट लगा दिया, लगा लो सब जगह। अरे ये नहीं चलेगा भाई, कई जगह तो पानी से आगे नहीं घुसती। तो आप एडवांस टेक्नोलॉजी के हिसाब से चीजों को बदलो खुद। अभी मैं बोल के, मैंने लिख के भी दिया बड़ा, मैंने कहा भाई आप बातें कर रहे हो, पहले तो एक सिस्टम से, एक मेरे आईडी से मेरा सारा डाटा सरकार निकाल ले। तो बैंक वाले भी निकाले, बैंक वाला क्यों मांग रहा है मेरे से पैसा? बैंक वाला मेरे 500 कागज क्यों मांग रहा है सर? जी, तो मुझे ऐसा लगता है अजय जी, जो मैं समझ पा रहा हूं, बजाय इस तरह के दिवस को सेलिब्रेशन से ज्यादा जरूरी है कि जैसे हम चलाते हैं कई बार कि सरकार आपके द्वार, सरकार गांव की, और मुझे लगता है कि सरकार एमएसएमई की ओर भी चले, और उसको अगर 2 दिन 1 वीक ये हो कि हम कैंप लगा रहे हैं, आपके जो भी मामले हैं इनको हम निपटारा करेंगे, स्मूथ करने के लिए हमारी कवायद है, हमारी सेल पूरी आपके लिए खड़ी होगी। क्योंकि सिंगल विंडो नाम दिया जाता है, मैं कई प्रदेशों की मैं देख रहा था सिंगल विंडो क्लियरेंस, लेकिन लोग कहते हैं कि वो हर्डल विंडो है, क्लियरेंस का तो नाम ही खत्म कर दीजिए। मैं मगन भाई के पास में वापस जाना चाहूंगा। सर, आपने सुना ये पीड़ा व्यापारियों की है, गुजरात की सिचुएशन, क्योंकि देखिए गुजरात एक डेवलप स्टेट है, राजस्थान के व्यापारी आज भी, कहने को तो है कि जहां बैलगाड़ी नहीं पहुंची वहां मारवाड़ी पहुंचे, और मारवाड़ियों का अपना एक डंका है, लेकिन मारवाड़ी उस स्थिति में है कि आज भी वो अपने जो यूनिट्स हैं वो बड़े कायदे से छोटी और उसी तरह से, लेकिन एक आम जो बिजनेसमैन वो सोच के चलता है कि मैं एमएसएमई की श्रेणी में हूं तो मेरा ख्याल रखा जाना चाहिए। अभी जैसे अजय जी ने पीड़ा जाहिर की कि 34 पोर्टल बना दिए गए, ऑनलाइन सब चीजें हैं, लेकिन उन पोर्टल्स का ऑनलाइन और ट्रांसपेरेंसी का मतलब हम अलग लेकर के जा रहे हैं कि ऑनलाइन किसी चीज को कर दी, वो चाहे फुलफिल कर नहीं पा रही हो, लेकिन हम उसे कह रहे हैं कि वो ट्रांसपेरेंसी है, देखिए सब कुछ डेटा ऑनलाइन है। तो सर आपके यहाँ भी तकलीफ आती है इस तरह की? अभी जो सिस्टम है बिल्कुल ये ऑनलाइन, तो जो सब कुछ होता है अभी इजी हो गया है, मगर वो डेटा से क्या होगा, जो प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम है, समझो कि आज जो इंडिया में, गुजरात में, राजस्थान में चाइना से जो मटेरियल इंपोर्ट होता है, जो वो 25% बिलिंग से आता है, 75% कैसे वहां जाता है। तो हमारी इतनी कंपटीशन वो लोग करते हैं, क्योंकि वो लोग रॉ मटेरियल है, तो सरकार उसको लॉस करके कुछ भी करके मार्केटिंग करना है, उसको लोगों मास प्रोडक्शन करते हैं। अगर तो सरकार उस पर रोक लगा दे, तो टेरिफ, समझो कि मोबाइल फोन की टेरिफ 20,000 है, तो 5,000 की टेरिफ से वो लोग इधर इंपोर्ट करते हैं। अभी तो मोबाइल इधर इंडिया में जो मेक इन इंडिया में आ गया, तो हम इसमें सुखी हो गए, तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। चाइना का अभी तो हमें एक्सपोर्ट कर सके ऐसा हो गया। बाकी दूसरी प्रोडक्ट है, कास्टिंग मशीनरी, ये जो प्रोडक्ट में चाइना इतनी कंपटीशन करता है देश में, तो छोटे लोग उसके सामने कोई टिक नहीं सकते। तो वहां से भी सरकार उस पर रोक लगाती है, तो फ्री ट्रेड जोन सिंगापुर जैसे लोगों से वहां एक्सपोर्ट करके वहां से इंडिया में आता है। तो चाइना की इतनी बड़ी दिक्कत है कि जो छोटी चीज है, खाली समझो कि पतंग की भाई इतना इंपोर्ट होता है, कोई एक सामान्य पतंग की डोरी इससे लेकर मशीनरी, जो मशीन टूल्स, वीएमसी, सीएनसी मशीन, ये सब चाइना अभी इधर कुछ नहीं होते, इधर पार्ट लेके इधर असेंबल करते हैं। तो सरकार को कहाँ से भी गुमराह करते हैं वो लोग। तो हमारी जो छोटे लोगों की और मीडियम स्केल की भी, वो मार्केट में इतनी दिक्कत है कि हम उसके सामने टिक नहीं सकते। तो हमें कोई जो, देखो मेरे लेबर की बात करूं,
तो लेबर के लिए सरकार के पास कोई योजना ही नहीं है। अगर ईएसआई है, पीएफ है, तो ईएसआई में आज आप जो जितनी पण ईएसआई की जो हॉस्पिटल है कि उसकी कोई पण मेडिकल फैसिलिटी है, आप वहां जाओ, राजस्थान में जाओ, गुजरात में जाओ, हमारा 5% जाता है, लेबर का 1% जाता है। हमारा कोई तो प्रतिनिधि इसमें है ही नहीं बोर्ड में। वो लोग वहीवट करते, डॉक्टर नहीं है, कुछ नहीं है, दवाखाना में जाओ तो कोई मिलेगा नहीं, तो कारीगर को अपना खर्चा दूसरे से, हम उसका इंश्योरेंस दूसरा लेते हैं। एक ईएसआई सरकार ने इतनी अच्छी स्कीम बनाई, उसका बेनिफिट उसको बाजू में, चलो कोई बच्चा बीमार हो गया तो वो जो उसको पैनल डॉक्टर रखना चाहिए आजू बाजू, तो ये पैनल डॉक्टर के पास जा सकता है। डिस्पेंसरी तो दूर है, हॉस्पिटल तो उसकी 5 किलोमीटर कैसे जाएगा। हम जो हमारे आजू बाजू में फैमिली डॉक्टर रखते हैं, ऐसी स्कीम मैंने सरकार को लिखा है जो कि भाई आप करो ऐसा लेबर को। और दूसरा, हमारे देश में लेबर, मैंने एक नरेंद्र भाई को लेटर लिखा था, इसमें लिखा था कि भाई लेबर जो तंदुरुस्त रहेगा तो प्रोडक्ट तंदुरुस्त रहेगी, प्रोडक्ट तंदुरुस्त रहेगा तो देश तंदुरुस्त रहेगा। ऐसा मैंने उस पर लेटर लिखा, मैं उसको आपको भेज दूंगा वो। मगर जो मेरी आईटीआई है वहां भी कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम अच्छा नहीं था, सीएनसी मशीन नहीं था। अभी तो आ गया, जो यशवंत सिन्हा साहब के बजट में मैंने रजूआत की थी कि भाई आपका कितना भी टेक्नीशियन अच्छा होगा, मैन्युफैक्चरिंग करता मैनेजमेंट अच्छा होगा, मगर जो लेबर, जो मेरा हैंड है, हाथ है, उसको पैरालिसिस होगा तो क्या होगा। तो बोला कि क्या आप समझाओ मेरे को। मैंने बोला आपके पास आईटीआई, जो मैं 99 की बात करता हूँ, आईटीआई हमारी है, देखो उसकी हालत। तब गुजरात में 200 आईटीआई थी, कुछ अंदर नहीं था। बाद में तो थोड़ा सीएनसी मशीन है, प्रोग्रामिंग सब अच्छा हुआ बाद में। तो हमारे देश में जो बजटरी आता है ना, उसका कहाँ जाता है मालूम नहीं पड़ता है। आप कोई हमारे जैसे लोग जाते हैं, बैंक वाला सपोर्ट करते हैं, तो दूसरे अजाने लोग जाते हैं, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो डेवलप नहीं हो रहा है। आज मैंने इसमें लिखा है कि 50% महिला जो घर में रहेगी तो देश डेवलप कैसे हो। 50% महिला वो आज घर में है, उसको कुछ करने के लिए कुछ है ना करना है। ये महिला एंटरप्रेन्योर्स की बात करते हैं, जो सखी मंडल बनाते हैं बेचारी, मगर उसको कुछ मार्केटिंग का प्रॉब्लम है। सरकार खादी राम ऐसा मार्केटिंग सेंटर, कोऑपरेटिव सेक्टर बनाओ तो महिला इसमें एंटर हो सकती है। घर पर बैठ के वो जो बच्चा संभाल सकती है और घर भी संभाल सकती है। एक सरकार को एक वर्क उस पर स्टडी करना पड़ेगा। नहीं भाई अपने बड़ी फैक्ट्री को संभालो, इतना मेरा प्रोडक्शन हो गया, ये नहीं चलेगा देश में। ये प्रॉब्लम तो सब जगह है, उसको कुछ नहीं, मगर हम साथ में बैठ के कुछ करेंगे तो कुछ तो रिजल्ट, आप सब हम मिलते हैं तो कुछ होगा। सबको करना है, ऐसा तो नहीं है कि भाई सरकार भाई कोई इधर आके हमारे वहां करेगी, हमें ही करना है सबका। ज्वाइंट होके सबको, बैंक हमारे साथ ज्वाइंट होगी, एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन, हम जो सोशल वर्कर, जो इसे सब लोग हम साथ में मिलेंगे तो रिजल्ट आता है। हमने बहुत संस्थाएं बनाई है, कभी आप आओ तो विजिट कराऊंगा मैं, कि महिला एंटरप्रेन्योर्स की बहुत संस्था है सर। आपके एमएसएमई के साथी बैठे हुए हैं, जब अहमदाबाद आएंगे मैं आपके नंबर शेयर करूंगा, आपसे जरूर मुलाकात करेंगे। मैं चलिए अलका जी आपका रुख करना चाहूंगा, समय थोड़ा कम है, मैं आप दोनों के पास ही जाना चाहूंगा। लेकिन वाकई कुछ जैसे मैंने कहा भी कि एमएसएमई डे पे स्पीच और ये इस तरह के सेलिब्रेशन के बजाय या एमएसएमई कॉन्क्लेव कराए जाते हैं, वाकई व्यापारी के बीच में बैठ के बात करनी चाहिए कि चलिए आज मेरे सारे अधिकारी साथ में, अगर 100 व्यापारियों का भी अगर वो जो चीजें इतने सालों से पेंडेंसी है उसको हम दुरुस्त कर सकें। जैसे आप देखते हो कि लोक अदालत लगती है, उसी टाइप से कुछ किया जाना चाहिए, उसको काउंसलिंग करना चाहिए, सब करना जी चाहिए। अलका जी। बिल्कुल योगेंद्र जी, मेरे को जैसा कि आप कह रहे हैं इस तरह का एमएसएमई डे पे, आई थिंक इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दीज मीटिंग्स विद नो रिजल्ट्स, ओनली टॉक्स, उसकी जगह आपने देखा कि जयपुर में एक नया नवाचार शुरू हुआ। मैं अपने पुलिस में मिस्टर बीजू जॉर्ज हैं, जो हर महीने एक बार उस एरिया में जाके और सुबह से लेकर शाम तक 400-500 प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल के आते हैं, व्हाटएवर कंप्लेंट्स होती हैं। इसी तरह से महीने में एक बार अगर ये एमएसएमई डिपार्टमेंट के संबंधित अधिकारी और एमएसएमईज के, जैसे अभी अजय गुप्ता जी बता रहे थे कि इतनी सारी पेंडिंग चल रही हैं एप्लीकेशंस, कंप्लेंट्स वगैरह, उसको सॉर्ट आउट करें तो वो ज्यादा बेटर रिजल्ट होगा, इंस्टेड ऑफ के बैठ के उन पॉलिसीज के ऊपर डिस्कशन करें जिनके आगे कोई भी रिजल्ट नहीं निकलता है। पहली बात। दूसरी बात, जैसा कि मगन भाई ने अभी बोला कि महिला उद्यमियों की 50% कॉन्ट्रीब्यूशन, ऑफ कोर्स हम लोग इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, टैलेंट है, काम करने की इच्छा है, कर सकते हैं और घर बार दोनों संभाल सकते हैं।
लेकिन वही बात आ जाती है कि जब अगर आप किसी डीआईसी या किसी और डिपार्टमेंट पे जाते हैं तो बोले आप पहले प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के लाओ, फलाना लेके आओ, ये करके लाओ, 10 चीजें उसके ऊपर अटका देते हैं। अब उस चक्कर में ये महिलाएं जो हैं वो 2-5 चक्कर काट के फिर ठंडा होके बैठ जाती हैं कि नहीं कर पाती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको याद होगा तो हम हमेशा एक ये उठाते हैं कि जो भी स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइजेस की महिलाओं के लिए एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना दिया जाए, जहाँ के ऊपर सिंगल विंडो क्लियरेंस में हमको काम करने के लिए फैक्ट्री या छोटा मोटा उद्यम लगाने की जगह मिल जाए, जहाँ से काम कर सके। राजस्थान में कई बार डिमांड करी है, महिला मुख्यमंत्री होने के बाद या महिला उप मुख्यमंत्री होने के बाद भी वो कोई इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। तो ये बहुत सारी आई थिंक गैप है बिटवीन द सिस्टम फॉर जी। एमएसएमईज, और उनको आई थिंक जगना चाहिए। तो एक बात मैं जरूर समझ पा रहा हूँ कि हमारे माहौल कुछ अलग बनाया जाता है और यथार्थ की जो स्थिति धरातल पे होती है कुछ अलग होती है। मैं अजय गुप्ता साहब का रुख करना चाहूंगा। सर, वाकई जिस तरह का माहौल है उसे यथार्थ में तब्दील करने की जरूरत है? देखिए, ऐसा है, आप अभी रिको का बोल रहे थे, अब मैं रिको पे आता हूँ। रिको का काम क्या है? रिको का काम है कि इंडस्ट्री लगाने में सपोर्ट करना, लैंड देना नहीं है। आप देखिए रिको की स्थिति ये है, अब आज का फैक्ट्री कौन लगाएगा? नया यंग जनरेशन वाला, जैसे मगन भाई कह रहे थे, वो लगाना नहीं चाहता फैक्ट्री। अब आप उसको कहोगे कि रिको में यहाँ से जयपुर से 50 किलोमीटर दूर हमने यंग एंटरप्रेन्योर में 250 मीटर का प्लॉट दे दिया। अब पहले तो जयपुर यहाँ से 50 किलोमीटर दूर जाके 250 मीटर के प्लॉट में क्या करेगा वो? दूसरा, रिको कभी भी जमीन के साथ ये नहीं देखता कि इस एरिया में आप ये वाला प्रोजेक्ट लगाओ। जब तक आप ये नहीं बोलोगे कि ये रॉ मटेरियल अवेलेबल है, रिसोर्स अवेलेबिलिटी है, ये तेरे को स्कीम मिलेगी, अब तो जमीन ले भाई, तो वो कह रहा है कि जमीन पूरा रियल एस्टेट में चलेगी। आप कोई भी डीपीआर बना देता है, उसको पता ही नहीं कि रॉ मटेरियल कहाँ मिलेगा, मार्केटिंग मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जंगलों में जमीन ले ली, वो फैक्ट्री लगती नहीं है। आज से 30 साल पहले डीआईसी के अधिकारी बड़ा आपके साथ मिलकर काम करते थे, वो आपको सपोर्ट करते थे, सही होता था, वो आपको ट्रेनिंग देते थे, वो कहते थे भाई ये वाला प्रोजेक्ट लगाओ, ये लगाओ, तो उस समय फैक्ट्रियां लग गई। अभी 20 साल में फैक्ट्रियां लगना बंद हो गया। मैं तो राजस्थान की बात बोलता हूँ, गुजरात का मुझे आइडिया नहीं, क्योंकि आप कल जमीन बेच, जमीन वो देखता है आज 5,000 रुपए मीटर का, कल 20,000 का जमीन बेच के निकल लेता है। तो आने वाला जो खरीदेगा वो 20,000 रुपए मीटर की जमीन में फैक्ट्री चला नहीं सकता। तो आप देखो कितनी जमीन रिको में लॉक्ड पड़ी है, क्योंकि आपने जमीन देने के टाइम उसकी ड्यू डिलिजेंस नहीं करी, उसकी काउंसलिंग नहीं करी, उसको ये नहीं बताया कि ये वाली फैक्ट्री लगा। बिल्कुल, कहीं ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और कई बार ये बात निकल करके भी आती है कि रिको अचानक एक हिडन कुछ सब्जेक्ट्स भी ऐड कर देता है जो उस व्यापारी को पता ही नहीं होता है कि कब ऐड कर दिए गए, और अपने उसके रिकॉर्ड के अनुसार वो कैलकुलेशन करते हैं। आपने सही कहा कि सरकारी विभाग केवल बने इसी वजह से होते हैं कि आपको व्यापारी को सपोर्ट करना है, लेकिन वही सबसे बड़ी सरदर्द और परेशानी का कारण बनते हैं। अजय जी, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव में रोकना चाहूंगा क्योंकि समय ऑलरेडी हो चुका है और एमएसएमई दिवस को लेकर के हमने चर्चा की। आप सभी लोगों ने एक बड़ा ही अपने खुले विचार रखे हैं। मेरा मानना है कि कोई भी दिन आप सेलिब्रेट कर रहे हो उसका महत्व तभी होता है कि उससे जुड़े लोग, उनके चेहरे पे खुशी आ सके, उन प्रॉब्लम्स को हम सॉर्ट आउट कर सकें, खासकर व्यापार को लेकर के। और मेरा मानना है कि उन दिवस पे भाषणबाजी या किसी तरह की कॉन्फ्रेंस कॉन्क्लेव करने की बजाय आपको कैंप्स लगाने चाहिए, अधिकारियों को बैठाना चाहिए कि 2 दिन 3 दिन एक वीक रिको से जुड़ी प्रॉब्लम है या दूसरे स्टेट्स में जहां पे भी जो विंग्स बनी हुए हैं उनके अधिकारी बैठे हैं और बताएं कि आपकी प्रॉब्लम बताइए क्या है। और आज हम बैठे हैं सब साथ में, अगर आपके पास में डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं तो पूरे करवाइए, लेकिन अगर ये करेंगे तो मुझे लगता है कि ज्यादा चेहरे पे मुस्कुराहट और खुशहाली दिखाई देगी, बजाय इनके कि हम बैठे हैं 50 लोग और कोई कॉन्क्लेव में कर रहे हैं इस दिवस के ऊपर और स्पीच चल रही है और उसके बाद में लंच करके हम वापस आए, तो कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो मैं सुन पा रहा हूँ, हमारे साथ में जो व्यापारी बैठे हैं उनकी, इन्हें सॉर्ट आउट करेंगे तो मुझे लगता है कि इस तरह के दिवस का कोई महत्व रहेगा। अदरवाइज तो बस चर्चाएं होंगी, एक लिखा जाएगा और बस वही ढक के 3 बातें होंगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। थैंक यू।